नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग करते क्या थे। हमने आपके लिए पीसीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ था। मात्र 20 से 25 वीडियोस में सिर्फ 25 दिनों के अंदर, और उसके बाद से फिर हम गायब हो गए थे। हमने कोई वीडियोस नहीं दिए। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो लेके आइए, वीडियो लेके आइए। उनमें से एक मिश्रा जी थे, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। कमेंट उनका बहुत आया, वो बहुत बोलते थे वीडियो लेके आइए सर। अब तो पेपर भी हो गया है। वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न आया था तो हमको लगा शायद हम फेल हो गए, हमने जो किया वो सारा कुछ बर्बाद गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो क्लासेस थी केवल 20 से 25 घंटे की वो क्लासेस थी, और उनसे लगभग 70 से 75 क्वेश्चन डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली फंसे हुए, नॉट इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली वाला कुछ नहीं मैं जोड़ूंगा इसमें। तो उसके बाद से थोड़ा सा मेरे को साहस मिला है कि मैं कोई वीडियो बना सकूं, और उस साहस का पहला प्रमाण यही है कि वीडियो में खुद अपनी शक्ल दिखा पा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी वीडियो में अपनी शक्ल नहीं दिखाई, तो थोड़ा साहस मुझे मिला अभी। मैं खुद ट्रॉमेटाइज्ड हुआ था इस चीज़ को लेके कि क्या ही हो गया, काफ़ी समय चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। पर ऐसा नहीं है। तो 72-75 क्वेश्चन मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा। 70 प्लस मान के चलिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट के साथ जो हमारी नोट्स से फंसा हुआ है, जो नोट्स हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए थे, उनका यूट्यूब पे हमने प्रोवाइड कराया था, वहाँ से हम दिखाएंगे, ना कि इधर उधर से कहीं से भी, ठीक है। तो अगर आपने पेपर दे तो लिया ही है, कैसा गया है कैसा नहीं गया है, आगे क्या करना है, वो अब आपको सोचना है। क्योंकि अब अगर हम उसी तरह से बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया है तो बहुत अच्छा है, आप जाके मेंस की तैयारी करिए। अगर आपने अच्छा नहीं किया है, आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको बस ये करने की ज़रूरत है कि आप आर ओ है आपका आगे 3 से 4 महीने बाद, और फिर उसके बाद है आपका पीसीएस 2025 वाला, ठीक है। तो आप उसके लिए भी तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये टाइम वेस्ट होगा। हमने भी बहुत कर दिया है। आपकी इतनी ज़्यादा मांगों के बावजूद हम वीडियोस नहीं लेके आ रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। ये जो नया पैटर्न आया है, इस पैटर्न को पकड़ने के साथ हम लोग अब आगे की अपनी तैयारी करेंगे। हमने जो पहले आपको रिवीजन क्लासेस दी थी, उनके बेस पे अगर पुराना पैटर्न होता तो आज हम ये इस स्थिति पे होते कि 100 प्लस क्वेश्चन आप फंसा रहे होते। लेकिन पैटर्न चेंज हुआ था, और ये मैं आपके दिलासे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपने देखा हुआ है कि कैसा चेंज हुआ था। तो ठीक है, अब हम नया प्रयास करेंगे, नई तरह से लेके आएंगे। और जो आरओ है और साथ में पीसीएस है 2025 का, यहाँ हम ट्राई करेंगे कि 100 प्लस फंसा के रहें। करंट अफेयर जो मैंने इतना अच्छा बोला था कि मैं 35 अगर आता है तो 25 to 30 तो फंसा ही दूंगा। फेल हुए हम यहाँ पे, आई एक्सेप्ट। हम सिर्फ 10 प्लस ही फंसा पाए हैं, 10 प्लस। क्योंकि ना तो इतने क्वेश्चन करंट से आए हैं, जो सोर्सेज होते थे जहाँ से आता था सब कुछ वहाँ से, और अगर आया भी है तो उसका पैटर्न अलग है। अब जैसे मैंने युद्धाभ्यास पढ़ाया था आपको, चारों पढ़ाए थे, साथ में डेट्स भी दी थी, पूरा पीडीएफ दिया था, और मैं आपको बोलूँ कि नहीं ये तो मेरी क्लास से आया और ये मैंने सही करा दिया आपका, तो वो मैं एक तरह से झूठ बोलूँगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते टाइम उसकी डेट्स नहीं रटवाई थी, मैंने ये रटवाया था कि ये कहाँ हुआ है, किसके बीच हुआ है, ठीक है। मैंने सिर्फ उतना याद करवाया है, मैंने डेट्स नहीं रटवाई। तो मैं उस क्वेश्चन को क्लेम नहीं करूँगा कि ये मैंने फंसा दिया है। हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को क्लेम करेंगे जो हमने दिया है, आपके भेजे में डालने का प्रयास किया है, सिर्फ उनको। और वो 70 प्लस ही है, 70 से कम नहीं है, और 70 से ज़्यादा ही निकलेंगे वो आपके, ठीक। चलिए चालू करते हैं। अगर आप
नहीं देखना चाहते ये सारी बकवास कि हाँ ये तो प्रूफ दे रहा है अपने, तो मत देखिएगा। आप जो चाहते हैं हम आगे से क्या करें, उनके लिए जो क्लासेस कल से आएंगे आप वो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपका मन करे, आपको लगता है कि नहीं हमको तो देखना चाहिए कि इन्होंने अपने यहाँ से कुछ प्रूफ किया है कि नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 148 नंबर का, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अब हमने कहीं ये दिया है आपको, तो ये देखिए, जब हमने 1857 की क्रांति पढ़ाई थी तो वहाँ दिखाया था कि कहाँ से किसने विद्रोह किया था, तो ये जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ठीक। ये ऊपर बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, असम है, फैज़ाबाद है, भोपाल है, दिल्ली है, सारे हैं, लेकिन फंसा क्या ये। अब ये देखिए, तो पहला स्टेटमेंट सही। अब आप देखेंगे यहाँ लॉर्ड डलहौजी ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। अब देखिए ये आपको हमारे नोट्स में इस तरह से डायरेक्टली नहीं मिल जाएगा कि हाँ ये वाली लाइन तो शुभम सर की क्लास में तो लिखी ही होनी चाहिए पीडीएफ में, नहीं, ये आपके कॉमन सेंस बेस्ड पे है। अगर दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता दी गई होती तो लक्ष्मीबाई कभी विद्रोह करती ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो केवल एक स्टेटमेंट सही, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप देखिए ये यहाँ पे निम्नलिखित विदेश यात्रियों के भारत आने का क्रम, आरोही क्रम, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है हमको, ठीक है। सॉरी, आरोही क्रम मतलब कि पहले कौन आया उससे बाद वाले क्रम में लगाना है। अब देखिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग जगह हमने चीज़ें दी हुई थी, एक ही जगह से नहीं फंसा, दो अलग जगह। एक जगह हमने आपको बताया हुआ था कि ह्वेनसांग कब आया भारत में, तो ये 629 में आया है, ठीक है। फिर देखिए इत्सिंग लिखा हुआ है, ये कब आया भारत में, 671 से 665 के बीच में आया। सुनयुंग भी हमने बताया था, हालांकि ये पूछा नहीं है, ठीक। और उसके बाद अलबरूनी ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था लगभग 1000 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 नाम मिल गए, 3 से ही ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 2 से भी हो सकता था। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि फाहियान का मैं सोर्स नहीं दिखा पा रहा हूँ कि कहाँ है, मैंने ये मौर्योत्तर काल में पढ़ाया है, और कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम पे सॉरी चंद्रगुप्त कह रहा हूँ, ये मैंने गुप्त काल में पढ़ा है कि जब चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके टाइम पे फाहियान आया था, और जो वो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, ठीक है। तो अब इसका सोर्स मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ उस सोर्सेज से, क्योंकि बहुत सारा है, नहीं ढूंढा जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है, आपको क्लासेस में दिया हुआ है ये चीज़ है। तो अगर ये नहीं भी, सपोज मैंने ये नहीं भी पढ़ाया, मैं छोड़ देता हूँ कि फाहियान मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपको पता भी नहीं कि ये कब आया, कैसे मैं सिर्फ इन 3 से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, ठीक। या फिर मैंने जैसे किए हैं इन चीज़ों को, तो देखिए अब आपको पता है कि अलबरूनी 1000 में आया है, ठीक है। और किसके बाद आया होगा, तो इत्सिंग और ह्वेनसांग के बाद। ह्वेनसांग का आपको 629 पता है और इत्सिंग का 671 पता है, मतलब ह्वेनसांग किस ऑप्शन में है, 3 में, और इत्सिंग 1 में। तो आप देखेंगे कि हर जगह पे 3 के बाद 1 ही आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1 पहले आ गया, 3 बाद में आया, तो ये ऑप्शन पहले कट। 1 पहले आ गया, 3 बाद में, ये ऑप्शन पहले कट। अब आपको इन्हीं 2 में से आंसर ढूंढना था, ये होता है एलिमिनेशन, कैसे आप एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। तो आप देखिए 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, अब यहाँ पे लंबा गैप है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब 3 के बाद 1 है तो ये जो अलबरूनी है 3 के बाद 1 और उसके बाद 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 बाद में चला गया है, 2 बीच में आ गया है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हमको नहीं पता, मैंने ये पढ़ाया भले ही है, लेकिन मैं इसका सोर्स नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यह आपको पढ़ाया ही नहीं, ख़त्म, फिर भी ये क्वेश्चन होगा, ठीक। अब देखिए कौन सा संशोधन अधिनियम भारत के स्थानीय स्वशासन, डायरेक्ट मैंने आपको टोटल 10 से 15 ही संशोधन पढ़ाए थे, ठीक है। और इस बार के क्वेश्चन पेपर में 2 संशोधन के क्वेश्चन पूछा था, एक ये डायरेक्ट 73वां 74वां फंसा हुआ है, डायरेक्ट कुछ नहीं देखना आपको। फिर ये देखिए, अब ये दिवस काफ़ी अटपटा पूछा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा था, और ये बहुत ही हैक्टिक हो गया था कि हाँ आप नहीं कर सकते, क्योंकि 4 के चारों आपको पता ही नहीं हो सकते। मुझे भी 4 के चारों नहीं पता होते थे, मैंने किए कैसे, 1 या 2 पता होते थे बस उससे। जैसे अब ये देखिए, इसमें मेरे को विश्व रेड क्रॉस दिवस पता था, ठीक है, और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस पता था। रेड क्रॉस दिवस कब होता है, तो ये होता है आपका मई में, 8 मई, ठीक है। ये देखिए ये रहा रेड क्रॉस डे। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है, तो ये आपका होता है 7 अप्रैल को।
अब देखिए 7 अप्रैल पहले आएगा, 8 मई बाद में आएगा। अब मेरे को बीच की चीज़ें नहीं पता है, लेकिन इन दो से कैसे होगा क्वेश्चन। तो 7 अप्रैल यानी कि ऑप्शन 1 जो है ये पहले होना चाहिए और 4 बाद में होना चाहिए। कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए 4 पहले 1 बाद में गलत, 4 पहले 1 बाद में गलत, 1 और 4 ये, और 1 और 4 ये। अब यहाँ पे आपको खेलना था 50-50। जो हमने किया, हमारी किस्मत सही रही तो सही हुआ, नहीं रही तो नहीं हुआ। अब मैंने इतना फंसाया, इसके बाद मैं क्या बोलूँ कि कैसे क्या कर दूँ मैं, नहीं ये क्वेश्चन की ये दो चीज़ें नहीं आ पाई मेरे को नहीं पता कैसे। पर हाँ, यहाँ से आप 50-50 पे कम से कम जा सकते थे, जिससे आप ये इतना ज़्यादा कर सकते थे। तो अगर एलिमिनेशन कुछ एलिमिनेट हो गया तो कुछ तक तो पहुँच सकते हैं। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने क्या क्या दिया हुआ था, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला डायरेक्ट ये आया हुआ है। अगर आपने बिहार पीसीएस दिया होगा जो 13 दिसंबर को हुआ था, उस पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा था कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया, आलोक शुक्ला। वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा हुआ था, यहाँ पे इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप। अब देखिए डी का 4 तो आपको 2 ऑप्शन में मिलेगा, है ना। आप देखिए अगला क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये किसको मिला है, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा, ये 2 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए सी का 1 कहाँ पे है, तो सी का 1 यहाँ पे है और सी का 1 यहाँ पर भी है। ठीक है, अब आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर सुब्बा पावलूरी को मिला है। इसका सोर्स यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है मेरे को, लेकिन ये यहाँ से मिला है और हमको ये ए का 3 पता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए विटामिन का क्वेश्चन, डायरेक्ट सारे विटामिन किसका क्या कौन सा रोग होता है क्या होता है, मैंने सिर्फ एक पेज में सारा कुछ लिख के दिया हुआ था। अब ये क्या होता है, तो ये इजी क्वेश्चन था, पीवाईक्यू था, सब कर सकते थे, इसको स्किप करते। अब देखिए ये कैसे किया हमने, तो देखिए इसके लिए मैंने सोर्सेज ढूंढे कि क्या मेरी शॉर्ट नोट्स में क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे एक सोर्स मिला कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ है, 1806 में। तो ये आपको पता है 1806। अब जब मैंने आपको एंग्लो मराठा वार पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पे रघुनाथ राव जो थे, ठीक है, रघुनाथ राव तो जो थे, फिर उसके बाद नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद बसीन की संधि होती है और फिर वहीं से आपका स्टार्ट होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, ये 1801 में चालू होता है नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद। और आपको पता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ता कौन अंग्रेजों की तरफ से, तो वेलेज अली। तो वेलेज अली को वापस तो तभी बुलाया जाएगा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होने के बाद, बीच में तो बुला नहीं लेंगे। तो नाना फडणवीस के बाद ही ये कहानी होने वाली है। अब देखिए एंग्लो नेपाली वॉर, ये हमने आपको पहले बताया हुआ था कि ये 1816 में इसकी सुगौली की संधि हुई थी, 1416 चला था ये। ठीक है, तो ये तो सबसे एंड में है, तो आपका आखिरी ऑप्शन क्लियर पता है। ठीक है, अब देखिए पूरा क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट सारे सन में फंसाऊंगा तो बहुत बड़ा नोट्स बनेगा। आप जान रहे हैं हमने सिर्फ 20 से 25 दिनों में ये चीज़ें करवाई थी, कोई साल भर का टाइम नहीं लिया था। सिर्फ 20 से 25 दिनों में कितना कहाँ से फंस सकता था वो हमने सिखाया हुआ था आपको। अगर आपको लग रहा होगा कि ये स्क्रीनशॉट कहीं से भी लेके आया, तो ऐसा नहीं है, ये हमारे नोट्स के ही है। ये जब आप हिस्ट्री की क्लासेस खोलेंगे और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तीसरा वीडियो में भी चौथा वीडियो है वो, और जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, चौथे वीडियो में ही मिलेगा ये चीज़। ठीक, और वॉर्स हो सकता है लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था तो ऐसे लिख के मैंने वो वॉर्स और उनके बाद संधियाँ क्या कौन सी हुई हैं वो सारी दिखाई हुई हैं। तो ये देखिए, अब ये आपको पता है एंग्लो नेपाल युद्ध जो है ये सबसे लास्ट में, तो 4 के कहाँ है, तो 2 में। तो ये बी और सी तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, इन दोनों ऑप्शन का खेला ही ख़त्म। ठीक, अब देखिए वेल्लोर युद्ध 1806 में हुआ है और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद ही वेलेज अली भारत से जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए अब नाना फडणवीस जो है ये सबसे पहले आ जाएंगे, तो ये 2 ऑप्शन पहले ही कट गए, 2 एक ही में बचा है, तो ये अपने आप सही हो गया। सिर्फ इन 2 से हो सकता था ये, आपका बीच की कड़ियाँ जो है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि एंग्लो मराठा से पहले, एंग्लो मराठा के बाद और एंग्लो नेपाल से पहले क्या चीज़ हुई है, तो वेल्लोर का विद्रोह हुआ, वो सिर्फ एक जगह ही मिलेगा आपको। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कॉमन सेंस और एलिमिनेशन के थ्रू हो सकते थे, जो मिनिमल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब देखिए ये पाइका विद्रोह,
इसका मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं, लेकिन मेरे को पता है जब मैंने विद्रोह सारे पढ़ाए हुए थे उसमें से मैंने बताया हुआ था। अब मैं ये जानता हूँ कि मैंने ये सारे नहीं बताए थे। बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह, सिलहट विद्रोह ये मैंने नहीं बताया, लेकिन पाइका विद्रोह मैंने बताया हुआ था कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जगबंधु विद्याधर। और सिर्फ इसी से हो जा रहा था, ये एक ही ऑप्शन में ये था। अब ये देखिए, ये प्रस्ताव वाला, अब इसका स्क्रीनशॉट कई जगह अलग अलग मैंने देखा, कई जगह अलग अलग था, वो मैं निकाल नहीं पाया। तो आप ये देखिए, कांग्रेस का त्यागपत्र मंत्रियों ने कब दिया था, तो ये 1939 की बात है। ठीक, मैंने ये आपको बताया हुआ है एग्जैक्ट। अभी मैं ढूंढने जाऊंगा, आप अगर नहीं भरोसा है तो आप जाके जो 5वां वीडियो होगा उसमें देखिएगा, उसमें मिलेगा आपको। 5वें वीडियो में, सॉरी 6वें वीडियो में होगा, ये 5वें में नहीं होगा, 6वें में होगा। हिस्ट्री के 6वां वीडियो जो था, 6 ही वीडियो थे और ये लास्ट वीडियो में ये आपको मिलेगी चीज़। लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव, ये सारे जो हैं ये प्रस्ताव वाले, ये कैसे दिखाऊँ मैं, रुक जाइए, फ़ोटो नहीं निकाल पाया मैं, बहुत सारी चीज़ इकट्ठा हो गई थी और वो निकालना मुश्किल हो जा रहा था। बहुत मैंने इकट्ठा करने का कोशिश किया है, बहुत एक जगह करके आपको दिखाने की कोशिश की है, पर हाँ मैं दिखाता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पे ये अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, सारी चीज़ें एक ही जगह पे है। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव कब आया है, 1940 में, ये भी है वहीं पे, ये मैंने दिया है। ठीक है, तो ये 2 सन पता है। क्रिप्स कब आया भारत में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, 1942। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ है, ये 40 में हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्रिप्स मिशन आपका भारत में कब आया, सबसे बाद में, तो ये 2 नंबर लास्ट में जाएगा एकदम, 3 जगह आपको मिल रहा है, ये ऑप्शन अभी एलिमिनेट हुआ। ठीक, सबसे पहले कांग्रेसियों की ये जो हुई है त्यागपत्र, ये आपको 2 जगह मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत कट गया। ठीक, अब बात फंसती है लिनलिथिगो और रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, तो रामगढ़ का अधिवेशन तब हुआ जब मौलाना आज़ाद बने, और ये वाली चीज़ मैं आपको मेरे नोट्स में नहीं मिलेगी, मैंने बहुत सारे अधिवेशन बताए थे, लेकिन ये कहाँ कब हुआ था ये वाला मैं मिस किया हूँ, ये मेरे में नहीं मिलेगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन इन 3 से भी तो ये क्वेश्चन हो सकता है, एक अगर छोड़ दिया जाए तो भी, है ना। तो उन चीज़ों से करने का हमको प्रयास करना है, कहाँ से हो सकता है कहाँ से नहीं हो सकता है। सिर्फ इन 2 से ही तो हो गया था, तीसरे चौथे की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, ये 1934 में ही बनी थी, और ठीक है, लेकिन ये जो महीने वाली बात है ये आगे पीछे है, उसकी वजह से गलत हुआ है, और ये एग्जैक्ट आपको मेरे नोट्स में ये वाले क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया हुआ था कि किस तरह से संशोधन फंसे हुए हैं, पूरा पीडीएफ है। ये देखिए 86वां, ये 2000 में हुआ है। ठीक है, सन कट गया क्या इसका, ये आगे सन लिखा हुआ था, कट गया है शायद। ठीक है, 86वां 2000 है, ये 52वां देखिए लिखा हुआ है 1985, इसके ये 44वें के नीचे 42वां भी लिखा हुआ था। ठीक है, वो पीडीएफ फ़ोटो खींचते शायद कट गया है, मानोगे नहीं आप लोग। देखिए, जो मैंने नहीं फंसाया मैं उसके लिए मान जाऊंगा कि मैंने नहीं किया, ये नंबर से हैं सब। ठीक है, तो हमने पीडीएफ दिया हुआ है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इन सोर्सेज को रीचेक कर सकते हो। पॉलिटी का जो वीडियो है, दूसरा वीडियो, उस वीडियो के जब एकदम एंड में जाएंगे ना, एंड के 5 मिनट में ही मैंने सारे संशोधन पढ़ा है, वहीं पे जाकर खोल के देख लीजिए अगर आपको भरोसा नहीं है। आपको 42वां मिलेगा, 52वां मिलेगा और 86वां मिलेगा, 96वां नहीं मिलेगा ना। 96 की जगह मैंने 97 नंबर का पढ़ाया था, ये सहकारी समितियों से संबंधित था, 57वां संविधान संशोधन 2013, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये गेस तो कर सकते हैं, अगर 13 में हो रहा है 97वां, तो 96वां 11 में ही होगा ना, ज़्यादा बहुत आगे पीछे तो होगा नहीं। और वैसे भी जब 3 मिल गए हैं तो वो मिलान वाला क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पॉलिटी वाली क्लास से, ये सहकारी संघवाद हमने बताया हुआ है किसका कथन है। ये PYQ का क्वेश्चन था, वैसे बाय द वे PYQ का क्वेश्चन था, ये पहले पूछ चुका था। पूछने का
तरीका पहले दूसरी तरह होता था, आज उसने तरीका बदल दिया था, लेकिन फिर भी आप इतने से तो कर सकते थे। देखिए, सहकारी संघवाद, अर्धसंघात्मक, ये अर्धसंघात्मक कैसी भी है, तो ये डायरेक्ट सिर्फ अगर सहकारी संघवाद का आपको ग्रेनविल ऑस्टिन पता है, यहीं से सही हो जाता है, ये हो गया, और ये डायरेक्ट है। अब देखिए, ये PYQ का क्वेश्चन है, ये मेरी नोट्स में भले नहीं था, लेकिन PYQ है ये। और आप समझते हैं कि पंचायती राज जो था, पंचायती राज में क्या क्या चीज़ें 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता ने दी थी। ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये ब्लॉक स्तर पर, और ये जिला पंचायत जिला स्तर पर, न्याय पंचायत का संबंध उससे नहीं था। ये PYQ का क्वेश्चन है। अब ये देखिए, लोकपाल की जो नियुक्ति होती है उसमें समिति नियुक्तिकर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। और समिति जो होती है वो देखिए, पूरी समिति हमने आपको लिखा रखी थी, पूरी समिति। और ये फंसेगा, ऐसा नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आप उठा के देखिएगा दूसरा वीडियो जहाँ पे मैंने ये आयोग और जो संस्थाएं पढ़ाई हुई हैं वहाँ मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि कौन कहाँ है, ठीक। और ये वहीं आप देखिए, PM है, लोकसभा का अध्यक्ष है, विपक्ष का नेता है, और जज है। ये जज हो गया, ठीक है। PM इसमें दिया नहीं गया, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, 1 3 4, ठीक। अब देखिए, ये E-गवर्नेंस मैं कहीं नहीं पढ़ा है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए, पारदर्शिता कम करता है, गलत हो गया। लाल फीताशाही को बढ़ाता है, गलत हो गया। अब ये दोनों गलत हो गए। अब देखिए, ये सरकार की लागत को कम करता है, सही। नागरिकों का योगदान बढ़ाया जाता है, ये भी सही, ये दोनों। अब देखिए, ये हमने कहाँ पढ़ाया हुआ है, तो जब हमने आपातकाल पढ़ाया हुआ है वहाँ पे ये। अब सारे स्क्रीनशॉट नहीं मिले हुए हैं मेरे को, ठीक है। ये 352 में, ये आप जानते हैं, भाग 18। फिर उसके बाद आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं कि ये किसी भी समय की बात कर रहा है। यहाँ पे कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज की है इस क्वेश्चन में, कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय नहीं, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण के समय ही हो सकती है। ये ऐसा कुछ लोगों का मानना है इस चीज़ पे, और ये बात सही भी है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण किसी भी समय हो सकता है, ये भी तो बात वो आयोग समझ के इस क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया है। हालांकि जिनका मानना है ये स्टेटमेंट गलत है, उनके अकॉर्डिंग ये होगा कि A सही है, R गलत है, ठीक है। तो इस पर अभी आपत्ति है, जो आयोग कर दे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इंडेक्स और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता सकारात्मक संबंध है, ठीक। ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था, हमने नहीं पढ़ा है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता से संबंध, ठीक है। ये दोनों कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट कॉमन सेंस बेस्ड है। आप इनको पढ़ेंगे, सकारात्मकता मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ ये सही, बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे, हमने नहीं पढ़ाया ये। अब ये देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है और ये हमने पढ़ाया है, डायरेक्ट आया है। देखिए, वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक। टाइटल क्या था, रेमिटेंसेस फ्लोड इन 2023 एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर इन 2024। अब देखिए, शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन है, तो नंबर 1 पे भारत है, फिर मैक्सिको है, फिर चीन है, फिर फिलीपींस है, और फिर पाकिस्तान है। इन्होंने 4 पूछे, हमने 5 बताए थे। डायरेक्ट फंसा, एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट। तो हमने पकड़ा है उनको, करंट अफेयर हो या GK GS हो, हमने पकड़ा है। उन्होंने जहाँ पे अपना चेंज किया है वहाँ पे हम फेल हुए, और जहाँ पे हम फेल हुए हम अब वहीं पे काम करेंगे, है ना। और चूंकि हम ऐसा मतलब 2000 4000 10,000 पेज का मटेरियल नहीं दे रहे थे, ऐसे 200-400 क्लासेस नहीं दे रहे थे कि हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मेरे से फंस ही जाएगा, मैं पूरा ग्रंथ उठा के पूरा लक्ष्मीकांत आपके मुंह पे फेंक देता हूँ, उसके बाद फिर बोलूँगा कि मेरे यहाँ से तो फंसा ही नहीं। हमने ये नहीं किया। हमारे पॉलिटी के जो नोट्स थे वो 22 पेजेस के थे, सिर्फ 22 पेज। और 22 पेज से मैं कितना कर दूँ, बहुत सी चीज़ें मैं वीडियो में बोल देता था या फिर मैं लिख के देता था, उनके लिए तो मैं दिखा ही नहीं सकता कि मैंने कहाँ से कराया ये आपको उनके। और अगर मैं बोलूँ कि जाके वीडियो देख लो तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं। अभी देखिए, डिफेंस का क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट फंसा हुआ है। FWD 200B, FWD 200B क्या है, भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक है, UAV है, और इसके जो भार क्षमता है, पेलोड
वो 100 kg है, सॉरी, और ये डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट, कुछ चोरी नहीं है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन के लिए, अब ये देखिए CAG 148, ये CAG 148। अब यहाँ पे एक चीज़ और, एक अनुच्छेद और मैंने आपको बताया हुआ था, ये भारत की संचित निधि भी बताया, लेकिन इसका सोर्स नहीं मिला मेरे को, मैं ढूंढा नहीं मिला मेरे को, लेकिन मैंने ये बताया कि 66 में ये है, 67 में आकस्मिक निधि है, वित्त आयोग वाला था स्क्रीनशॉट, और मैंने निकाला था, मैं लगाना भूल गया, वो 280 में, ठीक। और मैं सिर्फ इन्हीं 2 से क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा था, इसलिए मैंने इसको ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया, ठीक है। ये वित्तीय आपातकाल ये भी मैंने पढ़ाया है, 52, 56 और 60, ये पढ़ाया आपको, आप जानते हैं ये हमने पढ़ाया है, और स्क्रीनशॉट नहीं ढूंढ पाया इसके लिए मैं, तो इतना तो आप समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो जाके वीडियो देख लीजिए। अगर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो जाके वीडियो देख लो भाई। अब ये देखिए, मैंने मूल अधिकार में आपको 12 से लेके 35 आर्टिकल नहीं रटाए कभी, मतलब बताए हैं, लेकिन लिख के PDF में मैंने नहीं दिए, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने लिख के PDF में नहीं दिए। मैंने लिख के PDF में दिए थे 23, 24, 29 और 30, और आप देखिए फंसा क्या है 23, 24 पेपर में इन्होंने पूछा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है, तो 23, 24 में है, और ये दोनों हैं, ये दोनों, मैंने सिर्फ यही 4 आर्टिकल लिख के दिए थे आपको। ऐसा नहीं मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया मैंने 12 से 36 है, पूरे 12 से 35, सॉरी, पूरे पढ़ाए थे, पूरे A to Z, लेकिन फंसा कहाँ, यहाँ फंसा, और ये हमने दिया था, तो ये हमारा भाग्य है जिसका स्क्रीनशॉट दिखा पा रहे हैं हम। अब ये देखिए 19वां भी फंसा है, ये भी हमने पढ़ाया। अब आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार ही नहीं रहा ये, और इसको भी आप ना करें तो फिर बेकार है। फिर ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता, ये गलत बात है, ये गलत बात है, और आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक। और ऐसे क्वेश्चंस पे ये कहाँ से आपको ये बात पता है, तो ये 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब 1956, ठीक। तो वहाँ से ऐसा हो गया था कि एक राज्य का, या मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और ये वहीं से आया है, ठीक है। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट जब गलत हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं, तो अगर एक स्टेटमेंट गलत तो उसका उत्तर अपने आप मिल जाता है, A गलत है तो R सही होगा, और कोई स्थिति बन ही नहीं सकती कि A और R दोनों गलत होंगे, ऐसा होता ही नहीं, इनमें ऑप्शन ही नहीं रहता। तो अगर सेकंड नहीं भी पता तो भी, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, ये मैंने कहाँ पढ़ाया है, तो जब मैं राज्यपाल पढ़ा रहा था, लिखा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आर्टिकल वाइज पढ़ाया है 152 से, ठीक है, कि उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था राकानिको का द्वियोदशम वाला, और उससे ये सॉल्व होगा, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे गलत बताना था, विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं नागरिकों दोनों, गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, ठीक है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता, ये देखिए आर्टिकल 14 है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता ये कहाँ है, 16 है। किसी नए राज्य की स्थापना करना, ये संसद की शक्ति है, ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, 3 सॉरी, 2 में भी ये काम होता है। और फिर किसी राज्य का नाम बदलना, ये किसकी शक्ति है, ये भी आर्टिकल 3 है, ठीक है, लेकिन ये राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है, ये संसद की शक्ति है, ठीक। अब इनके लिए मैं नहीं दिखा पाऊँगा सोर्स कि कहाँ है, स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ ये मैंने पढ़ाया, मुझे पता है। नहीं भरोसा, जाके आप पॉलिटी का पहला वीडियो उठा के देखिएगा, ये मिलेगा आपको, पहला वीडियो, पहले वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। पॉलिटी में सिर्फ 2 ही वीडियो आए थे, और ये पहले वीडियो में मिल जाएगा आपको। अब देखिए, ये इकोनॉमी, या फिर बोल लूँ मैं करंट, या फिर बोल लूँ मैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उससे क्वेश्चन है, ठीक है। विकास को जीवन स्तर और कल्याण की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, हालांकि ये इकोनॉमी का है, ठीक है, पूरी तरह से क्वेश्चन है, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, पूरी तरह से परिभाषित करता है, ठीक, सही। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि विकास की वृद्धि की पर्याप्त माप है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को क्लेम नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इकोनॉमी आपको नहीं पढ़ाई थी, ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं क्लेम करूँगा कि हाँ ये हमारे से आया। फिर आप देखते हैं सतत विकास लक्ष्य 2030, ये 17वां,
हमने सारे आपको पढ़ाए थे। पहले क्या होता था, गोल देता था, गोल के साथ लक्ष्य देता था और उनको मिलाने के लिए बोला था, गोल नंबर और मिलाने के लिए बोलता था। लेकिन अब की बार उसने वही काम नहीं किया है। अब की बार उसने पूछा है कि लक्ष्य 4 में है क्या क्या शामिल। तो लक्ष्य 4 आपको पता होना चाहिए कि है किससे संबंधित, तो ये है क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित। ठीक। अब अगर ये क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित हो तो यहाँ पे एजुकेशन कहाँ कहाँ है, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, दूसरा स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुधार को डिजिटली परिवर्तित करके अपनाना। तो दो ऑप्शन में आपको एजुकेशन से रिलेटेड है। तीसरा का ऑप्शन आप देखेंगे कृषि से, तो ये गलत। प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि, तो ये भी गलत। तो ये दो ऑप्शन सही है और ये आपका ये दो ऑप्शन वाला आंसर जो होगा वो सही होगा। ठीक है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक में किन संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए ये करंट है, जो करंट आया है लगभग लगभग हमने फंसाने की कोशिश की, जो बहुत ही उल्टा सीधा गया वो नहीं फंसा हमारे नोट्स से। हम नहीं क्लेम करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो देखिए हमने पूरा प्रॉपर बताया हुआ था, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होती है। कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है। इसके 3 संकेतक, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। ये देखिए आय स्तर, शिक्षा और संभावित जीवन अवधि या आयु, इसी को जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। ये 3 ऑप्शन मिल गए। ये पर्यावरण की स्थिति गलत है। ये देखिए अब ये योजनाएं, ये मुझे याद है, इसका मतलब आपको याद हो, ये नहीं सही है किसी भी तरह से। हालांकि ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मेरे को याद था, लेकिन मैं पीवाईक्यू आपको नहीं कंप्लीट करा पाया था, मैंने नहीं कराए थे पीवाईक्यू, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी क्लेम नहीं करूँगा। अब ये लूपेक्स, इसको मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ अपने नोट्स में, मैं ये नहीं ढूंढ पाया हूँ। लेकिन हाँ, ये जब हम ई दृष्टि पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ाया था। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, ये भारत और जापान के बीच था, हमने ये पढ़ाया हुआ था। पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। जाक्सा के लिए लैंडर विकसित करने का काम मिशन ने, और ये इसरो जो है वो रोवर विकसित करने का काम कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है। ये हमने पढ़ाया था, लेकिन हाँ ये सिर्फ ऊपर वाली लाइन पढ़ाई थी, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ाया है। नीचे वाले स्टेटमेंट के लिए मैं क्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा क्रांतिकारी आदमी है जो जाके वीडियो देखेगा और फिर वो बोलेगा कि सर आपने ये नहीं किया है, तो वहाँ मैं गलत रहूँगा, इसलिए मैं इसको क्लेम भी नहीं करूँगा कि मैंने ये पढ़ाया है। हाँ, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट हमने बताया था एग्जैक्ट। पिरुल लाओ पैसे पाओ, उत्तराखंड की योजना है। ठीक है। ये पढ़ाया है हमने, डायरेक्ट आई हुई है। ठीक। स्कूल ऑन व्हील्स, बहुत सारी योजनाएं जब दी थी तो ये था उसमें। ठीक है। अब देखिए ये किससे संबंधित है, जंगल की आग से। जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने बातों बातों में बताई है ये बात, लेकिन ये नहीं बताया कि ये लिखा हुआ नहीं दिखाया, मतलब कि हमने आपको पीडीएफ में ये नहीं लिखा होगा, लेकिन हाँ हमने पढ़ाया था ये बात। और ये उत्तराखंड ने चालू किया, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ठीक। फिर उसके बाद अब आप देखते हैं ब्रह्मोस। तो फिलीपींस ब्रह्मोस को देने की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये हमने बताया। ब्रह्मोस की स्पीड बताई थी। ठीक। लेकिन हाँ मारक क्षमता जो है ये 490 किलोमीटर है, एग्जैक्ट दे दिया था। ठीक है। तो हमने ये नहीं बताया हमारे स्टेटमेंट में, या हमारे मतलब जो हमने नोट्स दिया है उसमें ये नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हमने क्या बताया है वो ये बताया। अब देखिए ये हम क्यों नहीं बताए, वो आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कभी ऐसा पैटर्न नहीं होता था यूपीपीसीएस का कि मैं आपको ऐसी चीज़ें रटवाऊँ, इसलिए मुझसे ये चीज़ें मिस हुई हैं। इन्हीं चीज़ों का मुझे मलाल है कि हमने इतनी मेहनत की और फिर भी हमसे ये चीज़ें छूटी। क्यों छूटी, क्योंकि बदल दिया उन्होंने ना, इसलिए मिस हुआ है। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। हालांकि ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। गलत क्या है, इसकी मारक क्षमता 300 से 600 के बीच में है, तो ये भी सही होना चाहिए, पर वो एग्जैक्ट पूछ दिया इसलिए वो गलत मान रहा है, क्योंकि रेंज जो होता है परास को बोलते हैं, और वो मैक्सिमम वाला भी तो ले सकता है कि हाँ वो 600 तक जा सकती है, तो तू 490 पे क्यों मान रहा है। तो ये देखिए यहाँ हमने एक स्टेटमेंट फंसाया, दूसरे पे हम रह गए। तो जब हम अगली बार क्लासेस में जाएंगे, अगली बार जब मैं ये चीज़ करंट अफेयर पूरा दोबारा से करवाऊँगा, तो वहाँ मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मुझे कहाँ सुधार करना है, कहाँ हमको आगे हम अच्छा करें। तो जो हमने आपको प्रॉमिस किया था 30-35 में 30 का, तो नहीं 25 ही रहना, 25 तक हम अगली बार अगर आरओ होता है 20 से होता, कोई भी पैटर्न बना ले वो, कोई भी। हाँ मैं जान रहा हूँ मेरे वीडियो जो होंगी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ेगा,
लेकिन हमको पता है हम फंसा लें। वो जो सन वाला युद्धाभ्यास डेट्स वाला पूछा था ना, मैं अगली बार वो क्वेश्चन भी आपसे सही करवाऊंगा। अब देखिए ये नदियों का क्वेश्चन, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है आपने तो ये आपकी रेंज से बाहर है, और शायद मैंने जो पढ़ाया था उससे आप ये कर भी ना पाते। ठीक है, मैंने ये बताया था कि मेकांग नदी के किनारे नॉम पेन सिटी है। नॉम पेन सिटी है कहाँ, तो ये कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। कंबोडिया से, अब देखिए मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं लेकिन मैंने ये डिटेल्स आपको नहीं बताई हैं, तो अगर आपको ये क्वेश्चन गलत होता, हालांकि मुझे ये क्वेश्चन क्लेम भी नहीं करना चाहिए सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने ना तो अमूर दरिया पढ़ाया हुआ, मतलब नदी का नाम मिल जाएगा लेकिन डायरेक्शंस ये सारी चीज़ें नहीं बताई मैंने, ना सिर दरिया, ना अंगारा नदी, ना मेकांग नदी। ये मेकांग नदी हमको पता है कि ये चीन से निकलती है और ये कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होते हुए जाके दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो मैंने हाँ लगा दिया कि ये दक्षिण पश्चिम के बजाय उत्तर पश्चिम होगा, सॉरी दक्षिण पश्चिम के बजाय दक्षिण पूर्व होना चाहिए, और हमने ये सही कर लिया, लेकिन हमने ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताया। तो इस क्वेश्चन को हमें क्लेम भी नहीं करना चाहिए और हम नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार जब हम करेंगे तो ये नदियाँ पहाड़ कैसे सही कर रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए काराकोरम, पॉन्टिक, हिंदुकुश, जाग्रोस। अब देखिए अगर आपने हमारी क्लासेस की होंगी तो, या फिर आपने ज्योग्राफी थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आपको ये दोनों नाम तो पता होंगे। हालांकि हमने ये भी बताया था पर ये आपको याद नहीं होगा। इसका देखिए पीडीएफ मैंने कहीं कट आउट तो लगाया, नीचे वाले क्वेश्चन में कहीं है शायद। हाँ ये देखिए ये माउंटेन्स लगाए हुए हैं, और ये जाग्रोस, एलब्रुज कहाँ है तो ये ईरान में है। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है तो ये पाकिस्तान में है। काराकोरम कहाँ है तो ये इंडिया और चीन में है। तो ये तीन का आप यहाँ पे अगर देखेंगे, ये तीन पहाड़ हिंदुकुश पाकिस्तान में है, जाग्रोस ईरान में है, और ये काराकोरम इंडिया और पाकिस्तान और चीन में है। ठीक है, ये तीन का क्रम तो मैंने लगा दिया। ठीक है, ईरान कहाँ, ईरान तो अब देखिए कौन ईस्टर्न होगा तो ये जाग्रोस 4 नंबर पहले आना चाहिए, 4 के बाद 3 आना चाहिए और फिर 1 आना चाहिए। 4 के बाद 3 नहीं आया, गलत। 4 के बाद 3 है, लेकिन 3 से पहले 1 आ गया तो ये भी गलत। 4 के बाद 3 आना चाहिए और 3 के बाद 1 आना चाहिए, तो एक ये और एक ये, 2 ऑप्शन बचे। पॉन्टिक आपको पता है? नहीं, और मुझे भी नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता। मैंने मतलब आपके सामने मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ और मुझे ये पढ़ लेना चाहिए, और मुझे आपके सामने ये ज्ञान देना चाहिए कि नहीं मुझे पता है, तुमको नहीं पता। नहीं पता मुझे, और मैंने अभी तक ढूंढा भी नहीं। मैं ढूंढूंगा अब जाके ये है कहाँ, क्योंकि मैं ट्रॉमेटाइज था मुझे नहीं मिल रहा था कुछ, मैं बस सो रहा था, मन भी नहीं कर रहा था ना पढ़ने का ना पढ़ाने का, किसी चीज़ का नहीं। पर होगा नहीं उससे कुछ, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी चीज़ें हैं हमको उनको निखारना पड़ेगा। ये पॉन्टिक नहीं पता, लेकिन वहाँ से भी ये क्वेश्चन हो सकता है अगर ना पता रहे तो भी, सिर्फ इन 3 ऑप्शंस के जरिए। अब देखिए विश्व के संदर्भ में कृषि क्षेत्रों, अब देखिए एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा है लेकिन मैंने ये आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं बताया होगा कहीं भी, तो ये मेरे को क्लेम नहीं करना चाहिए, इसको मैं हटाता हूँ। लेकिन ये कर कैसे सकते हैं, आपको पता है यूएस, चीन और जापान की तुलना में भारत के पास कृषि क्षेत्र अधिक है। अब आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यूएस का बहुत सारा एरिया जो है वो या तो रेगिस्तान है या तो बर्फ़ से ढका रहता है। चीन के साथ भी यही काम है कि चीन का एरिया तो हमसे ज़्यादा है, लेकिन चीन में रेगिस्तान है, पहाड़ है। ठीक है, चीन का केवल मंचूरिया प्रदेश जो है वही है जो कृषि करने लायक है, बाकी कुछ नहीं। और जापान के पास तो इतना एरिया ही नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपको सही प्रतीत हो जाना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस पे होगा ना, इसके लिए तो कहीं भी मतलब किसी बुक में नहीं मिलेगी ये चीज़ कि हाँ भारत के पास चीन, जापान और यूएस से ज़्यादा कृषि क्षेत्र है। ये तो कॉमन सेंस बेस्ड है। उष्ण मानसूनी जलवायु में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है, तो ये भी बात सही है। भारत में पूरे साल कृषि होती रहती है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट ज्योग्राफी से, कुछ नहीं बदला। हाँ आप कहेंगे कुछ तो बदला है, फालतू क्यों बोल रहा है भाई। तो हाँ, ये टिहरी जो है ये भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर है। इसको छोड़ के मैंने 3 तो दिए हुए हैं, 3 की जगह यहाँ पे देवप्रयाग है अलग से। ठीक, तो इन 3 से भी क्वेश्चन हो सकता था।
अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है, ज्योग्राफी मैंने एकदम भागम भाग में 2 वीडियोज़ में कंप्लीट की है आपकी, ठीक है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो उसमें बस क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो फंस गए हैं, कुछ माउंटेन्स वाले, रिवर्स वाले क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम एग्जैक्ट नहीं फंसे हुए हैं, वो बात अलग है, लेकिन फंसे हुए हैं कुछ ना कुछ। तो ये मैंने पढ़ाया, जब आपको पठार पढ़ाया कि भारत का जो दक्कन का पठार है, ठीक है, वो बना कैसे है, तो वो ज्वालामुखी उद्गार से बना है। अब देखिए, वो अगर आपको बात याद होती तो आप ये सही कर सकते थे कि अगर कोई चीज़ ज्वालामुखी उद्गार से बनी है तो उसमें सागरी पादप और जंतुओं के अवशेष कैसे मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अगर ज्वालामुखी निकलेगा, आग निकलेगी, तो ये वो इन सारी चीज़ों को जला देगी। और आप जानते हैं एग्नीस रॉक्स जो होती है उनमें कोई भी तरह का ह्यूमस नहीं पाया जाता है। और ये जो हमारा दक्कन ट्रैप है ये एग्नीस रॉक्स से ही तो बना है, ठीक, या फिर काली मिट्टी से बना, तो भी आप जानते हैं कि काली मिट्टी में जीवाश्म नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट वहीं से गलत। तो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होता तो ये सही हो सकता था, बाकी अदरवाइज़ ये हमारी क्लास से नहीं है फिर, अगर आपने बातें नहीं सुनी तो। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से होगा, तो अगर मैं दिखाऊँ आपको एपेनाइन, एपेनाइन पर्वत कहाँ है, इटली में। इटली में कौन सा पर्वत, एपेनाइन, सॉरी पिरेनीज को ये तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, एपेनाइन। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा इसलिए सिर्फ वही जा रहा हूँ। अब देखिए डी का 2 कहाँ है, सिर्फ एक जगह, फंस गया। अब बाकी सारे माउंटेन्स भी हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे माउंटेन्स हैं जो आपको याद होते हैं, फिर मैं वो सोचता हूँ कि क्यों ही कर रहा हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अगर ढूंढने का प्रयास करूँ तो पिरेनीज भी मिल जाना चाहिए मुझे। नहीं है, पिरेनीज जो है वो फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पे है, ठीक है, इसी पे आपका एक देश है मोनाको। अब ये देखिए डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन फंसा है, R21 मैट्रिक्स एम। ये देखिए R21 मैट्रिक्स एम, तो टी मलेरिया रोधी टीका बनाया किसने किसने, तो जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वही पूछा था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कट कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं बदला। हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, मेरे को नहीं मिला इसका कि कहाँ से मैं ये निकाल के लाऊं, PDF कटआउट कुछ नहीं मिला मेरे को, ये हमने पढ़ाया था। और अगर आपको BPSC याद हो तो वहाँ पे एक दूसरी किताब फंसी हुई थी, सॉरी दूसरी मूवी का नाम फंसा हुआ था, ठीक है, और वहाँ पे भी ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल से क्वेश्चन आया हुआ था, और यहाँ पे भी ऑल वी इमेजिन एट वो वाला था उसमें BPSC में, और यहाँ पे ये वाला आया, ठीक। अब आप देखते हैं रुद्रम 2, हमने पढ़ाया क्या, रुद्रम 1। अब देखिए उसी मिसाइल का संस्करण है, ठीक है, तो एक ही मिसाइल है। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, हवा से हवा में, लेकिन ये एयर टू सरफेस, ये एयर टू सरफेस सही हो गया, ठीक है। अब देखिए चंदन रेंज ऑफ राजस्थान जो है ये रुद्रम 1 का हुआ है, लेकिन रुद्रम 2 यहाँ नहीं हुआ है, रुद्रम 2 चांदीपुर में हुआ है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा और ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होगा, ठीक है। लेकिन हाँ इसका ये स्टेटमेंट के लिए तो हमने कहीं पढ़ाया नहीं है, मतलब रुद्रम 2 जब हमने पढ़ाया था तब उसमें मिलेगा, लेकिन हाँ हमने जब बताया है, लेकिन दिखा हुआ लिखा हुआ नहीं इसको दिखा सकता कि हम हाँ मैंने दिखाया है कुछ, ठीक है। और ये एयर टू सरफेस ये इसका आपको यहीं पे दिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ है, तो मैंने जो नियुक्तियाँ पढ़ाई थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसकी, उसमें से देखो ये लुआंग कुओंग सबसे लास्ट थी, वियतनाम, ठीक है। ये करंट अफेयर का जब आप वीडियो देखेंगे वहाँ पे मिलेगा इंटरनेशनल वाले पोर्शन में, ठीक, वियतनाम। और सिर्फ एक से आप ये देखिए लुआंग कुआंग वियतनाम, B का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है, और ये सही सिर्फ इसी ऑप्शन से होगा। और इसके अलावा मैं सही बताऊँ तो गीतानास नौसेदा, हल्ला टामरेट, जेवरॉल मुलिनो ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है, नहीं पढ़ाया मैंने, मैं नहीं क्लेम करूँगा कि हाँ मैंने ये चारों, मैंने सिर्फ एक पढ़ाया और सिर्फ इसके क्वेश्चन ये हो सकता था और हो गया। अभी देखिए फिर डेज वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मैंने विश्व विरासत दिवस, ये आपको मिल जाएगा, विश्व विरासत दिवस ये पढ़ाया हुआ है। तंबाकू निषेध दिवस ये आपको याद रहता है, PYQ में भी कई बार पूछ दिया है, 31 मई, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, और इन दो की मदद से ये क्वेश्चन किया जा सकता था। फिर ये देखिए इसका मैं PDF कटआउट नहीं निकाल पाया, पर मैंने हाँ ये मेरे को याद है, मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि गोपीनाथ थोटाकुरा जो है ये भारत की पहली अंतरिक्ष पर्यटक हैं, ठीक है।
तो आपको ये तो मिल गया ए का 3। ए का 3 कहाँ है? 2 ऑप्शंस में है, ठीक है। अब देखिए दीपा कर्माकर कौन है? तो ये एथलीट हैं और ये क्या है? एशियन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट है। तो बी का 1 केवल एक ही ऑप्शन में है। 3 का ए का 3 और बी का 1 ये केवल 2 ऑप्शन है। और हमने शायद सिर्फ यही 2 बताए भी हैं अपने वीडियोज़ में, इन 2 का कोई जिक्र भी नहीं किया है। जितने से क्वेश्चन सॉल्व हुआ मैं उतना बता दे रहा हूँ आपको कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब हमने पढ़ाया तो क्या हमने बताया? हाँ, हमने बताया कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी ने। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी, साथ में विश्व स्वास्थ्य और मानव विकास पहल 2 चीज़ दिया है। अगर आपने ढंग से याद किया होता तो ये ओपीएच याद रह जाता। हालांकि हम ये ओपीएच बताना भूल गए थे, हमने नहीं बताया ये ओपीएच, लेकिन हाँ इतना फंसा है। अब देखिए ये जो हमारी गलतियाँ हैं कि हमसे ये छोटी छोटी चीज़ें जो मिस हुई हैं या फिर जो उतना डिटेल में हम नहीं गए हैं, उसका कारण यही है कि हम पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार करा रहे थे सारी चीज़ें। हमको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना था कि हाँ इतना ज़्यादा मैं बर्डन दे दूँ कि आप याद ही ना कर पाएँ, वो काम नहीं करना था, इसलिए ये चीज़ें हुई हैं। और नेक्स्ट टाइम हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, प्रॉपर ध्यान देंगे ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें भी मिस ना करें। और ये भी करंट से था, ये भी फंसा है, करंट बहुत सारा फंसा है, बस जहाँ हम मिस किए हैं हम वहाँ पे सुधार करेंगे आगे चल के, ठीक। अब देखिए सतत विकास के लिए हमने बहुत सारे आयोग और जो कन्वेंशंस हुए थे, प्रोटोकॉल्स हुए थे, वो सारे क्रम से लगा के बताए थे आपको A to Z, ठीक। तो ये देखिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 की है, ठीक है। और जो इसका टाइटल था वो आवर कॉमन फ्यूचर था, वो यहीं पे खेल खेल गया, लिमिट टू ग्रोथ दे दिया, ठीक है, ये विकास की सीमाओं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आर गलत हो गया। तो ऐसे में अगर एक आपको पता चल गया गलत है तो पहले वाला सही ही होता है। अब देखिए हाँ ये क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस पे किया जा सकता था, ठीक है, और इसको हमने कहीं पढ़ाया नहीं था, तो क्लेम करना भी गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो कांचीपुरम प्राचीन काल का शहर है, ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा, ठीक है। भिलाई जो है ये स्वतंत्रोत्तर काल का शहर है, यहाँ पे जब लगाया गया लौह इस्पात संयंत्र, ये उस टाइम की बात है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये इन 2 से हो रहा है, ये कॉमन सेंस बेस्ड है। और इसके लिए कहीं पे भी आपको इस तरह से, मतलब मेरी नोट्स क्या किसी भी नोट्स में ये सारी चीज़ नहीं है। अब ये हवाएं, स्थानीय हवाएं, ये हमने पढ़ाया, लेकिन हाँ इसका पीडीएफ नहीं ढूंढ पाया मैंने जहाँ पे बहुत सारी हवाएं पढ़ाई वहाँ पे ये मैंने ये भी पढ़ाया, पर हाँ ये लिखा हुआ पीडीएफ नहीं मिला। लू कहाँ चलता है आपको पता है, ये पंजाब से बिहार तक, ठीक है। काल वैसाखी, नार्वेस्टर इसी को बोलते हैं, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सी का 4, ठीक, डी का 1, इतने से सही हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो आम्र वर्षा हमने बताई हुई है, और फूलों की बौछार, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, ये तटीय कर्नाटक। अब ये देखिए राजधानी वाला क्वेश्चन है, ये हमने नहीं पढ़ाया है, क्लेम करना भी गलत होगा क्योंकि 200 देशों की राजधानी कौन रटवाएगा। लेकिन अगर हाँ आपने थोड़ी भी तैयारी की हुई है पहले से तो ये आपको याद होनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, हमने नहीं कराया, हम इसको क्लेम भी नहीं करेंगे। अब देखिए इन नहरों में हमने क्या बताया है आपको, तो इंदिरा गांधी नहर हमने आपको बताई थी कि ये सतलज, रावी और ब्यास यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये डी के एक ही ऑप्शन से हो भी रही है और सिर्फ यही बताई भी थी। लेकिन आप गुड़गांव नहर को भी कॉमन सेंस बेस्ड से कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से यमुना नदी निकलती है गुड़गांव की जगह से, तो ये यमुना नदी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप बारी से करना चाहें, बारी दोआब, ठीक है, तो बारी दोआब जो है ये रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में है, तो इसलिए ये रावी हो सकता है। हमने बारी पढ़ाया है, दोआब नहीं पढ़ाया, नहर नहीं पढ़ाया, लेकिन बारी तो बताया है कि बारी दोआब जो है वो कहाँ है, तो वो रावी और ब्यास नदी के बीच में है। तो सिर्फ उस ये नहर भले ही नहीं पढ़ा है, लेकिन बारी दोआब तो पढ़ा है, वहाँ से किया जा सकता है कॉमन सेंस से, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ पे कौन कौन सा सही है। एक वर्ष में चावल की 3 किस्मों की मतलब 3 तरह की पैदावार, 3 बार पैदावार कौन सा स्टेट लेता है अपना, तो पश्चिम बंगाल, ये बात सही बोल रहा है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा चावल का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश में, ये भी बात सही है। और जो समवर्षा रेखा, मतलब जो सीमा वर्षा की डिसाइड की गई है, वो मतलब फ्लक्चुएट करती है, वो 125 तक जाती है जो, लेकिन यहाँ पे समवर्षा रेखा की बात की है तो वो 100 सेंटीमीटर है, ये भी सही है। अब भारत का अकेले 15% चावल बिहार नहीं उत्पादित करता, ये मतलब ये स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ाया,
ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको पता है कि अगर ये 3 सही हो तो ये तो गलत ही होगा ना फिर। अब ये देखिए, मिट्टियाँ मैंने पढ़ाई थी और मिट्टियों में मैंने क्या पढ़ाया था कि हाँ, कौन सी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व तो पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। ये एरिया मैंने नहीं डिफ़ाइन किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और मैंने एरिया नहीं डिफ़ाइन किया तो मैं इसको क्लेम भी नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को। लेकिन कर कैसे सकते हैं, मैं वो आपको एक व्यू देने का प्रयास करूँगा। लाल मृदा जो है भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह है को दर्शाती है, ठीक है। अब अगर आपने मिट्टी पढ़ी होगी तो ही ये वाला स्टेटमेंट आपको पता होगा। अब देखिए, लाल मृदा जो है काली मिट्टी को दक्षिण पूर्व और उत्तर से घेरे हुए। अब आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन हम क्लेम नहीं करेंगे, हमको पता है, ठीक है, कि ये किस एरिया में पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और वो एरिया। लेकिन उसको बताने का, मालवा का पठार, वो बताने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमने जो पढ़ाया था उससे ये क्वेश्चन नहीं है। अब ये देखिए, मैंने आपको जब राष्ट्रीय उद्यान याद करवाए थे उनमें से मैंने इंपॉर्टेंट करवाए थे, या फिर जो नहीं याद हो सकते थे उनको याद करवाया था, और वहीं से क्वेश्चन फंसा हुआ है। देखिए, राजा जी उत्तराखंड तो याद होता है सबको, सिमलीपाल उड़ीसा, कर्नाटक, ये याद होता है, लेकिन पिन वैली जो है यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं और जम्मू कश्मीर के साथ ही होते हैं हमेशा। इसीलिए मैंने ये पढ़ाया था कि पिन वैली कहाँ है, HP हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति में है। ये देखिए, अपने ज्योग्राफी के एनवायरनमेंट वाले जो वीडियो है, सिर्फ एक वीडियो आया था एनवायरनमेंट का, और उससे अभी तक ऊपर से 2 क्वेश्चन फंस चुके हैं, एक ये और एक इसके ऊपर जो ब्रंडलैंड आयोग वाला था, एक अभी और नीचे आएगा। और अगर मैं सतत विकास वालों को भी इसमें ऐड करूँ तो एक और ऊपर था, ठीक है। तो सिर्फ एक वीडियो था वो, और 45 से 50 मिनट का। तो हम टाइम बहुत कम रख रहे थे, इसलिए हमारे पास टाइम रख क्या रहे थे, हमारे पास टाइम था भी नहीं, और उतने कम टाइम पे इतना सारा कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर जितना कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया। अब देखिए, ये ज्योग्राफी से है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, ये बात आपको पता है। और क्यों हो रहा है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, क्योंकि यूरेशियन और भारतीय प्लेटें टकरा रही हैं आपस में, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण भी सही है। फिर आप देखिए, ये हाँ, ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो हमने ये घास के मैदान पढ़ाए हैं, कौन सा, पुस्टाज घास का मैदान कहाँ है, हंगरी में है। ये घास के मैदान वाले में मैंने पढ़ाया आपको, ऑस्ट्रिया और हंगरी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका एक मिल गया, 2 ऑप्शन में ये है, तीसरा वाला कट गया क्या, हाँ सॉरी। और देखिए दूसरा, ये क्रायोफाइट स्टेपीज़ जो हैं, ये क्रायोफाइट्स कहाँ होते हैं, तो ये आर्कटिक एरिया में होते हैं। देखिए, ये दोनों चीज़ें नहीं पता हमको, कौन है नहीं पता, और किसी किताब में मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं आसानी से मिलेगा ये। लेकिन हाँ, ये क्रायोफाइट्स हमने पढ़ाया था कि ये B का 4 है, ये B का 4 है, और D का 1 है। ये 2 ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में ऐसा कॉमन फैक्टर मिल रहा था, और इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो ये समदाब रेखा है और सारी रेखाएं जहाँ पढ़ाई थी, वहाँ पे ये पिक्लोक्लाइन ये भी था, ठीक। और यही एक सही सुमेलित है। हेलोक्लाइन जो होता है, ठीक है, तो ये सागरीय जल में तापमान के बजाय नहीं, ये लवणता को दर्शाता है, ठीक है। थर्मोक्लाइन जो होता है, ये वायु का तापमान नहीं, ये जो ये सागर में होता है उस तापमान को दर्शाता है, ठीक है। ये पाइक्नोक्लाइन जो था, केवल यही एक ऑप्शन सही था, ठीक है, ये समान घनत्व वाले जल की रेखा को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित, सापेक्षिक आर्द्रता वायु में तापमान के वृद्धि के साथ घटती है, ठीक है। ये देखिए, ये फार्मूला लगा हुआ है, और वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। हमने सापेक्षिक आर्द्रता के संबंध में ये पढ़ाया हुआ था आपको, ये स्टेटमेंट वाइज सेम टू सेम चीज़ें नहीं थी, लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बताई हैं ज़रूर। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप वीडियो देखें, और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि हाँ, हमने ये वीडियो में बताया है कि नहीं बताया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये PYQ है, ठीक, PYQ। और अगर PYQ नहीं भी है, अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि ठीक है, आपने ये कभी देखा ही नहीं क्वेश्चन, हमने पढ़ाया भी नहीं, आपने हमारी क्लासेस भी नहीं की हुई है, तो क्या ये कॉमन सेंस से हो सकता था? हाँ। अब प्रवासन करना है तो उसके बाद होगा क्या, अगर प्रवासन का मतलब एक आदमी एक जगह से निकलेगा, उसी को प्रवास बोला जाता है। अब अगर वो जाएगा एक जगह से निकल के, तो कहीं तो स्थापित होगा, तो स्थापन हुआ, अस्थापन, ठीक है। अब अगर अस्थापन हो गया है, तो जब वो कहीं पहुंचेगा तो वहाँ उसकी प्रतिक्रिया होगी ना वहाँ के लोगों से, तो ये प्रतिक्रिया आ गई, और जब प्रतिक्रिया हो जाएगी तो अंत में स्थिर होगा, तो सबसे अंत में स्थिरीकरण आ गया, ठीक है।
तो पहला स्टेज तो प्रवास होगा और आखिरी स्टेज स्थिरीकरण होगा। आखिरी स्टेज केवल 2 जगह स्थिरीकरण था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अस्थापन नहीं पहले होगा ना, पहले तो प्रवास होगा तभी तो अस्थापन हो पाएगा। तो ये सिर्फ कॉमन सेंस से हो सकता था। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त तो जो है कौन से कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराता है। गलत बात है, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनका तो सांसद के रूप में चुनाव होता है ना, बाद में वो चुने जाते हैं सदन से। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं नगर पालिका और नगर निगमों का निर्वाचन करवाना। तो ये काम तो राज्य निर्वाचन आयोग का है, इनका तो है ही नहीं, ये भी बात गलत है। अब देखिए उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न संदेहों और विवादों का निर्णयन कौन कराता है? जब ये काम ही नहीं निर्वाचन आयोग करा रहा है तो उनका निर्णयन कैसे कराएगा? तो ये भी गलत है, खत्म बात। अब हाँ, ये आई बात कि कौन सा सुमेलित नहीं है। GVK राव प्रखंड स्तर पर नियोजन की बात की, हाँ इन्होंने 3 स्तर पर की थी, ये बात सही है। दंतेवाला समिति ये हमने नहीं पढ़ाया, ग्रामीण ऋण से रिलेटेड है, ठीक है। अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। अब संथानम समिति जो है इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है, इससे आप देखेंगे तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भी बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये पंचायती राज से संबंधित नहीं थी, ठीक। लेकिन हमने इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ाया कि पंचायती राज से संबंधित है कि नहीं, हमने दूसरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया है। तो अगर आप चाहें तो इसको डिस्क्लेम भी कर सकते हैं कि हाँ हमने ये करा है, लेकिन अगर क्लासेस की होती तो इतना कॉमन सेंस आपका बिल्ड हो जाएगा कि हाँ कहाँ से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। फिर आप देखते हैं भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है कैसे, ठीक है। तो क्या राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन होता है? नहीं ना, संविधान संशोधन तो संसद में होता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो संविधान संशोधन के लिए कभी भी राज्य विधानमंडल उत्तरदायी नहीं होता। तो राज्य विधानमंडल उत्तरदायी नहीं है मतलब ऑप्शन 3 गलत है। तो अब ऑप्शन 3 किन किन ऑप्शन में है? तो आप देखेंगे ए में है और डी में है, कट। और लोकसभा और राज्यसभा से हो सकता है, तो ये तो सही है। कई बार ऐसा होता है कि अध्यादेश जारी किया जा सकता है और राष्ट्रपति की मदद से, और कोई भी संविधान संशोधन होता है उसमें राष्ट्रपति की सहमति होती है, उसका हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो वो होता है। तो अगर किसी ऑप्शन में A, 2 और 4 वाला ऑप्शन कहीं बनाया होता तो अभीष्ट रूप से वो सही होता, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है, केवल यही ऑप्शन है, तो इसीलिए ये सही मान लिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बात सही है। राष्ट्रपति पढ़ाते टाइम हमने ये बताई है बात। अब संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो आप जानते हैं संसद जो होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 लोगों को मिलकर बनाई जाती है, ठीक। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ है? तो इसके लिए जब हमने आपको राज्यपाल पढ़ाया तो रकानी कोका दुयोदशम रटाया था, वहीं पे ये आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, वो रटना चाहिए था। इसके लिए हाँ ये होगा कि मैं PDF नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए आपको करना क्या है, जो हम लोगों का पॉलिटी का वीडियो 2 है वो खोल के देखिएगा, राज्यपाल आप देखेंगे कि हाँ किया है कि नहीं किया है। ये क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट हमने नहीं फंसाया, ठीक है। लेकिन ये आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो प्रवाल विरंजन हुआ उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन था हिंद महासागर में टेम्परेचर की वृद्धि। टेम्परेचर की वृद्धि, अब कहेंगे 2 वाला सही है, 4 वाला भी तो हो सकता है, लेकिन ये 4 वाला कमी है, ठीक है। ये भी तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कमी की बात कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर पे मत चले जाइएगा, कमी वृद्धि इन वर्ड्स पे भी जाइएगा। और जो औद्योगिक काल से वहाँ से अभी तक 1.5 डिग्री टेम्परेचर की ही वृद्धि हुई है, ठीक है। कभी कभी पानी का तापमान अचानक थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, भले ही वातावरण में 1.5 डिग्री की हुई है, तो ये वहाँ से 2 डिग्री, ठीक। तो ये हमने चलते चलते बताई है बातें, जब प्रवाल विरंजन बता रहे हैं कि प्रवाल विरंजन कैसे होता है, क्योंकि अब एक एक लाइन हमने पूरी बुक्स नहीं दी ना आपको, हमने तो आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं, हम अपने शॉर्ट नोट्स से आपको बता रहे थे, ठीक है। तो वो बातें तभी हो सकती है जब आप वीडियो देखें। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि हाँ ये वाली चीज़ भी हमने दी है एग्जैक्ट। अब देखिए ये क्या है कि कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब कैबिनेट मिशन कब आया, ये वाला जो है ये हमारे वीडियो से सारा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको। शाही नौसेना विद्रोह आपको देखने को मिल जाएगा उसमें कि 45 में हुआ है, ठीक है।
लेकिन ये 3 जो घटनाएं हो रहे, अंतरिम सरकार का गठन, ये भी आपको मिल जाएगा, इसकी डेट मिल जाएगी, लेकिन कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई ये वाला स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा, और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल कब आया ये भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो हम बता पा रहे हैं। और यही तो कमियां रह गई थी ना, जिनकी वजह से कुछ इस बार पैटर्न टफ हुआ, दिक्कत हुई, क्योंकि पैटर्न बदलने की वजह से पूछने का जो चीज़ें बदली थी वो कमियां यहाँ पे रह गई थी। इन्हीं कमियों पे हमको सुधार करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। अब ये देखिए, कांग्रेस पूर्व की संस्थाएं जो पूछा हुआ है, तो ये हमने संस्थाएं आपको बताई हुई थी, जैसे कि नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये रहा आपका, ठीक है। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये रहा इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, है कि नहीं है, नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी, ठीक है, 1866 में। और ये फिर क्या है, इंडियन सोसाइटी भी नहीं है मे बी। हाँ, सिर्फ ये 2 फंस रही हैं यहाँ से, ठीक। अब आप देख सकते हैं क्या इन दोनों से क्वेश्चन हो सकता है, तो देखेंगे ईस्ट इंडिया ये जो है इंडियन एसोसिएशन ये कब बना है, तो इंडियन एसोसिएशन आपका बना है 76 में, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन कब बना है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये 71 में बना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थोड़ी छोड़ी छूटी हुई हैं कि हम 4 की चारों क्यों नहीं फंसा पाए, वो यही मिस्टेक हुआ है। ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। अगर हम सारी कुछ डिटेल में जा रहे होते तो हम एक एक जितनी भी संस्थाएं बनी वो सारी बता रहे होते। हमने तो इम्पॉर्टेंट बता दी। अब वो जो बीच में उन्होंने छोटी छोटी पूछ ली हैं, या फिर मुझे याद है मैंने नहीं दी है, तो मैं उन चीज़ों को क्लेम नहीं कर सकता, ठीक। वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं उन चीज़ों को क्लेम करूँगा भी नहीं कि हाँ ये हमने कराया है, नहीं करूँगा क्लेम। लेकिन जितना है, जितना हम दिखा पा रहे हैं वो आप देख लीजिए। इससे कम से कम आपका इतना तो भरोसा बनेगा कि हाँ इन्होंने कुछ तो कराया था जहाँ से चीज़ें आई हैं, और हो सकता है। अब ये देखिए, जीव मंडल रिजर्व कितने हैं भारत में, 18 हैं, ठीक है। कहेंगे ये क्या दिखा रहा था, ये तो वन्य जीव अभ्यारण्य है। लेकिन आप देखिए ना, अगस्त्य मलाई वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ पे होगा, जहाँ पे वो अभ्यारण्य होगा वहीं तो वन्य जीव रिजर्व या जीव मंडल रिजर्व या बायो जो टाइगर रिजर्व है, जो भी है वो चीज़ें वहीं जगह तो बनाई जा सकती हैं। दूसरी जगह थोड़ी, दूसरे स्टेट में थोड़ी अगस्त्य मलाई पहुँच जाएगा, रहेगा तो वहीं। तो देखिए, अब अगस्त्य मलाई का सोर्स, अब आप कहेंगे कि तुमने ये 18 बायो स्फीयर रिजर्व थे, तुमने बताए कितने, मैंने 6 बताए थे, पूरे 18 नहीं बताए थे, 6 बताए थे, क्योंकि ये 6 एमएबी में शामिल नहीं थे। मेरी गट फीलिंग बोल रही थी कि वो पूछेगा कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो एमएबी में शामिल नहीं है। एमएबी क्या है, तो ये है मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम है, और किसका है, तो ये यूनेस्को का है। उसमें से 6 शामिल नहीं है। मैंने उनके नाम बताया था क्योंकि मुझे लग रहा था वो पूछेगा, लेकिन उन्होंने पूछा कुछ और, तो ठीक है, उसको सही कैसे कर सकते थे। तो अगर आप देखें, ये मेरे को सारे याद है, लेकिन मैं ये थोड़ी मालूंगा कि मेरे को याद है तो आपको भी याद होंगे। तो कैसे इसको कर सकते थे, मिनिमल इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी हुई थी उससे। तो अगर आपको पता होता कि अगस्त्य मलाई केरल में है, सिर्फ इतना अगर आपने पढ़ लिया होता तो यहीं से हो जाता, सी में अगस्त्य मलाई है और केरल 1 में है, केवल एक ऑप्शन में ही ऐसा है। अब आप देखेंगे, जब हमने ये क्वेश्चन पूरी तरह से हमारे नोट से आया हुआ है, करंट का है, ठीक है। मैंने ये सारी रिपोर्ट, सूचकांक, इंडेक्सेस कराए हैं और ये बताया है कि कौन जारी करता है उनको एग्जैक्ट। अभी आपने जो पीछे देखे होंगे, जो हमने आपको दिखाए हैं स्क्रीनशॉट्स, उसमें वो था। अब इसके लिए मुझे 4 स्क्रीनशॉट लगाने पड़ते हैं, अलग अलग ढूंढना पड़ता है, इसलिए मैंने इतनी वो जद्दोजहद नहीं की, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ ये सब करने वाला। हमारे एडिटर साहब आजकल थोड़ा सा बिजी हैं, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो इतना मैं कैसे ढूंढूँ। अब ये देखिए, जनगणना का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने नहीं कराया आपको ना, लेकिन ये PYQ है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ कि जनगणना में आपको ये बेसिक सी चीज़ की कौन से स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये तो आपको पता ही होगी, है ना। अब फिर ये देखिए, प्राचीन भारत में व्यापार के कथनों पर विचार कीजिए। अब ये भी हमने नहीं कराया। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हमने आपको ये स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं कराया, लेकिन हमने आपको ये तो पढ़ाया है ना कि प्राचीन काल में कौन कौन से मोसरी, मोसिंडा, ठीक है, वो सारे उरैयूर, ये सारे बंदरगाह ही तो थे जो हमने आपको बताए।
बताए हैं, नहीं बताए? चोल काल में और फिर पांड्य काल में, उस काल के हमने बंदरगाह तो आपको बताएं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंदरगाह कैसे बन जाएंगे, नदी से ही तो बनेंगे। फिर आप देखते हैं वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम होते थे, जिनको पहले कोठी कहा जाता था। ठीक, तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़ाई गई है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये क्वेश्चन हो सकता है, बाकी एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट्स आपको नहीं पढ़ाई गई होंगी कहीं भी। ये देखिए, ये PYQ का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2023 से डायरेक्ट रिपीट हुआ है, और हमने ये पूरा मराठों का क्रम करवाया था आपको, पूरा कट कॉपी पेस्ट, और ये वहीं से आया। आप एक एक मिला सकते हैं, राघोबा हैं, ठीक है, रघुनाथ राव, ये राघोबा, बालाजी बाजीराव हैं, ये बालाजी बाजीराव, नारायण राव हैं, नारायण राव हैं, बालाजी विश्वनाथ सबसे ऊपर। पूरे मराठों का क्रम हमने आपको कराया हुआ था। अब आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, भूमि पर रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? नहीं पढ़ाया मैंने, आपका गलत हो गया तो भी गलत है ये बात, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये स्थलीय जीव हैं। फिर उसके बाद ये जोड़ गर्दन से सिर वाला, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया कहीं पे भी। ठीक, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। तो रोग तो बैक्टीरिया भी पैदा करते हैं, प्रोटोजोआ भी पैदा करते हैं। इस क्वेश्चन में अभी भी थोड़ा सा आयोग के सामने चुनौती रखी है बच्चों ने। फिर आप देखते हैं दूध, इसमें से इसका किसका उदाहरण है? तो ये मलसन का उदाहरण है। ये आप जब बायोलॉजी वाला वीडियो देखेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेकिंग सोडा, ये मैंने केमिस्ट्री आपको पढ़ाई ही नहीं थी, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने केमिस्ट्री आपको पढ़ाई ही नहीं थी, ये आपका हम क्लेम भी नहीं करेंगे। फिर ये देखेंगे आप CPR, ये फुल फॉर्म मैंने कहीं भी नहीं पढ़ाया, हालांकि ये PYQ से है लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया आपको। ठीक, एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, ठीक है, तो ये पल्मोनरी सिरा है। और एकमात्र धमनी जो मतलब कि अशुद्ध रक्त वहन करती है वो पल्मोनरी धमनी होती है, ये हमने आपको बताया था। मधुमेह, ये हमने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है कि ये जो अग्न्याशय की बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, है ना, बीटा सेल, अल्फा सेल, गामा सेल, सारा कुछ ये हमने बता रखा था आपको। अभी देखिए कोविड-19 किस वायरस से होता है? SARS-CoV-2, ये हमने बता रखा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये हमने आपको कभी नहीं पढ़ा, इसलिए हम आप इनको क्लेम भी नहीं करेंगे। ऐसे कंप्यूटर के क्वेश्चन 2 आए हुए थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, वो भी हमने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए उनको भी हम क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो भी चीज़ें जो हमने आपको कभी पढ़ाई नहीं है, वो हमको आ रही हो या ना आ रही हो, हम उनको क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिखाया था, अगर आप इन क्वेश्चंस को गिनने जाएंगे तो लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है ये, मतलब लगभग क्या, लगभग ये 80 क्वेश्चन है, लेकिन हमने बीच बीच में बोला ना कि हम ये क्लेम नहीं करेंगे, हम वो क्लेम नहीं करेंगे, तो उनको छोड़ दूं अगर मैं, तो 70 प्लस ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे क्लास नोट्स से अगर आपने पढ़े थे तो वो हो सकते थे। ठीक है, हो सकते नहीं थे, हो जाते। ठीक, अब 70 होते तो आप कहेंगे 70 में तो कुछ नहीं होना था। तो देखिए हमने आपका टाइम कितना लिया था, सिर्फ 20 से 25 दिन, एक एक वीडियो आती थी, और वो सिर्फ रिवीजन क्लास था, हमने आपको कोई कंप्लीट कोर्स कुछ भी नहीं कराया था। तो अगर आप भरोसा करना चाहते हैं तो एक बार करिएगा, नहीं करना चाहते हैं तो कोई दबाव नहीं है। हम इस बार आगे आपका RO है प्लस PCS है 2025 का, जो नया ट्रेंड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम आगे की तैयारी कराएंगे, जहां हम कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेकर चले, ताकि आपसे चीज़ें गलत ना हो। जो छोटी छोटी चीज़ें हमने मिस की हैं, जिनकी वजह से लगता है कि हाँ क्वेश्चन तो अधूरा रह गया, हमारे नोट्स में नहीं फंसा, हम वहाँ काम करेंगे और वो सारी चीज़ें फंसाने की कोशिश करेंगे जो छूटी हैं, जो हम क्लेम करते थे कि हम करेंगे। हालांकि मैंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया था कि मैं 100 फंसा दूंगा। मैं उस टाइम पे भी जब मैंने वीडियो बनाए थे स्ट्रैटेजी वाले या फिर जो भी कि हाँ हम कितना कर पाएंगे, वहाँ पे भी मैं 70 ही बोला करता था, क्योंकि मुझे बनना था मॉडेस्ट। मैं ये सोच के बैठा था कि ठीक है मैं 70 बोल रहा हूँ, एक बार पेपर हो जाए उसके बाद तो मैं आकर चौड़े में होकर बोलूँगा कि बोले भले ही 70 थे लेकिन लो 100 फंसा दिए। लेकिन वो बोलने का मौका नहीं मिला है हमको, इसी चीज़ का मलाल भी था, हिम्मत नहीं थी कि हम आके वीडियो बनाएं और फिर से आपके सामने आ जाएं, वो हिम्मत बची नहीं थी। पर ये हमने खोजा है,
कल जो हमारे भाई साहब हैं उन्होंने बोला कि नहीं अब करना चाहिए, तो किया हमने, ढूंढा। थैंक यू उनका भी और आप लोगों का भी जो आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया, और साथ में सॉरी भी कि हमने बहुत इंतज़ार करवाया, बहुत लोगों का भरोसा टूटा होगा इस चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है, हम लोग एकदम गायब से हो गए थे। तो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ें रह गई हैं, अगर आपने अभी तक अपना ऑफिशियल आंसर किसे मिला लिया होगा, नहीं बन रहा है अगर, कि हाँ आप अगर श्योरिटी, मुझे क्या लगता है श्योरिटी अगर आप 80+ हैं तो आप श्योर रहें कि हाँ आप मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप 75+ भी तो हैं तो एक उम्मीद की किरण है, ठीक है। और किरण के भरोसे कुछ नहीं होता, उसके लिए पूरा का पूरा प्रकाश पुंज आपके साथ होना चाहिए। तो अगर आप 80+ हैं तो आप हाँ श्योर हैं, आपका हो जाएगा मेंस प्री, आप मेंस की तैयारी करिए। और अगर आप पीछे हैं 75 से नीचे हैं तो आप सोचिए ही नहीं कुछ, और सीधे से सीधे तैयारी में लग जाइए। किसकी तैयारी में? तो आगे आर है और फिर पीसीएस है। और इस बार हम बोल रहे हैं कि हम नए ट्रेंड पैटर्न, जो अभी पैटर्न आया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराएंगे, मटेरियल सारा उस पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। और हम इस बार करेंगे, कितना करेंगे मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या पता फिर बदल जाए। हालांकि इतना जल्दी नहीं बदलता, पर अगर बदले तो भी हम बोलेंगे नहीं कि हम कितना कर जाएंगे, क्योंकि बोलना वो बहुत बड़बड़ापन होता है। लेकिन फिर भी आप ये सोच के चलिए कि अगर यही जो इन्होंने किया है इसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे और आप करेंगे अच्छा, हमको है भरोसा, आप भी करिए। और तब तक देखते रहिए एडू भारत। मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी। धन्यवाद।